क्या होती है यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट, जिसके लिए आज भारत को अनेकों देशों का सपोर्ट मिल रहा है? It's time for the United Kingdom to give up its seat in the permanent seat in the UN Security Council to India. यदि भारत यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बनता है तो कैसे खालिस्तान और कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो सकता है? यूएन में हमें परमानेंट मेंबरशिप कब मिलेगी? जरूर मिलेगी। भारत के यूनाइटेड नेशंस के स्थायी मेंबर बनने से पूरे विश्व को क्या लाभ होगा? Jawaharlal Nehru declined a United States offer to India to take the permanent seat on the United Nations Security Council around 1953 and suggested that it be given to China. कैसे जवाहरलाल नेहरू की एक गलती को आज तक भारत ढो रहा है? नेहरू ने क्यों यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सदस्यता को चीन के लिए ठुकरा दिया था? और कैसे इस गद्दी का प्रयोग आज तक चीन भारत के विरुद्ध करता आया है? ये सब कुछ जानेंगे आज के इस एपिसोड में, पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, भारत का यूएनएससी में परमानेंट सीट का महत्व समझने के लिए पहले यूएनएससी क्या होता है ना, वो समझना पड़ेगा। यूएनएससी हिंदी में बोलें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन के 5 मुख्य अंगों में से एक होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। ये युद्ध की परिस्थिति में दोनों पक्षों में शांतिपूर्ण समझौता करवा सकता है, युद्ध विराम के लिए निर्देश जारी कर सकता है, शांति सेना तैनात करता है तथा आर्थिक प्रतिबंध लगाने जैसी कार्रवाई भी कर सकता है। अब प्रश्न यह आता है कि कौन कौन सा देश भारत को यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई देश सामने आए हैं। आज जहां कहीं भी विश्व में युद्ध चल रहा है ना, वहां युद्ध विराम में मध्यस्थता के लिए भारत का नाम सबसे आगे लिया जाता है, क्योंकि दुनिया में अधिकांश देशों को विश्वास है कि भारत शांति और उन्नति का पक्ष रखने वाला देश है। यह किसी पर अपनी नीति नहीं थोपता है और ना ही विश्व को गुलाम बनाने की नीयत रखता है। इसीलिए भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की बात अब विश्व के अधिकांश देश करते हैं। 21 अक्टूबर 2024 यानी कि कल ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा था कि विश्व को आने वाले चुनौतियों के लिए भारत के नजरिए की जरूरत है और इसे यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। पिछले महीने अमेरिका ने भी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के लिए तैयार हैं और वह भारत, जापान और जर्मनी जैसे देशों को यूएन में स्थायी सीट के लिए अपना समर्थन देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके संबंध रूस और कई मायनों में अमेरिका दोनों के साथ अच्छे पाए जाते हैं। इसीलिए भारत के स्थायी सदस्यता की वकालत करने में रूस भी साथ है। 20 अक्टूबर 2024 को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। और अभी पिछले ही महीने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने, अमेरिकी प्रधानमंत्री जो बाइडेन ने और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया था। भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हुए जर्मन राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने कहा था कि भारत का यूएनएससी में स्थायी सीट पाने का अधिकार विश्व के किसी भी अन्य देश से अधिक है। और भारत के अपने पड़ोसी देश भूटान ने भी भारत की स्थायी सीट की मांग को पुरजोर समर्थन दिया है। परंतु इतने देशों के समर्थन के बावजूद भी आखिर क्यों भारत आज भी स्थायी सीट के लिए लड़ रहा है? 5 स्थायी सदस्यों में से फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन, इन 4 देशों के समर्थन के बावजूद भी आखिर क्या समस्या है जो भारत की स्थायी सदस्यता में बाधा डाले हुए है? चलिए इसको समझते हैं। भारत को स्थायी सदस्यता न मिलने के सबसे मुख्य कारणों में से एक है चाइना। स्थायी सदस्यों में चीन इकलौता एशियाई देश है जिससे उसकी प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ती है और एशिया में भी, और वह यह भारत के साथ नहीं बांटना चाहता। साथ ही भारत चीन सीमा विवाद से भी चीन भारत का मुखर विरोधी हो जाता है। इसीलिए वह भारत को वीटो शक्ति मिलने के खिलाफ है और अपने वीटो का प्रयोग करते हुए भारत को स्थायी सदस्यता में नहीं घुसने देता। इसके साथ ही अमेरिका जैसे देश का दोगला व्यवहार भी इसका कारण हो सकता है कुछ मात्रा में, लेकिन मुख्य कारण चीन ही है जिससे भारत यूएनएससी की स्थायी सीट अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया है। यूएनएससी में जब सदस्य जुड़ रहे थे तो भारत को भी इससे स्थायी सदस्य के रूप में जोड़े जाने की बात चली थी, लेकिन आखिर कैसे प्रधानमंत्री नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए सीट के बारे में किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया और इसे चीन के पक्ष में कैसे कर दिया? चलिए इसे गहराई से आगे समझते हैं। अमेरिका के एक फेमस मोटिवेशनल राइटर विलियम आर्थर वर्ड ने लिखा है, अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइजेस, इफ यू वेट टू लॉन्ग यू विल मिस देम। माने जहां भी कोई अवसर आपको मिले तो भाई उसे दबोच लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है।
ऐसा ही कुछ ना हमारे देश भारत के साथ हो चुका है। अभी तक भारत को वीटो पावर यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। इसके पीछे के कारण क्या हैं? कुछ बुद्धिजीवी हो सकते हैं ये बोलें कि भारत को कभी सदस्यता लेने का मौका ही ना मिला हो, पर ऐसा नहीं है। भारत ने यह मौका एक नहीं बल्कि दो बार गंवाया है। तो बात है 1950 की। शीत युद्ध का शुरुआती दौर चल रहा था और 1950 में अमेरिका ने भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव कर दिया, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया। फिर 1955 में सोवियत संघ ने भी भारत को सेम प्रपोजल दिया, पर जवाहरलाल नेहरू ने इसे भी चाइना के लाभ के लिए भेंट चढ़ा दिया। तो एक्चुअली हुआ यह था कि शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी थे। अगर भारत किसी के द्वारा भी प्रस्तावित सीट ले लेता तो वह उस ग्रुप का समर्थक हो जाता, और यह बात ना भारत की गुट निरपेक्षता नीति के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती। एक पत्र में जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्री को बताया था कि भाई अमेरिका ने सिफारिश की है कि भारत को यूएनएससी में अपनी जगह ले लेनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि हम निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि चीन से अलग हो जाना, और चीन जैसे महान देश के लिए सुरक्षा परिषद में ना होना बहुत अनुचित है। पहले चीन अपना सही स्थान ले, उसके बाद भारत इस प्रश्न पर अलग से विचार कर लेगा। देखिए, देहात में ना एक कहावत है, पहले अपना पेट भर ले फिर दान की सोचियो। मतलब इंसान को कम से कम अपने लाभ का तो पहले देख ही लेना चाहिए। नेहरू ने वास्तव में प्रस्ताव ठुकराया था या नहीं, इस पर ना एक बड़ी बहस 2019 में भी छिड़ गई थी। अब नेहरू को किसी भी तरीके के आलोचना से बचाने का प्रयास ना स्वतंत्र मीडिया द हिंदू ने उस टाइम पे शुरू कर दिया। द हिंदू के अनुसार नेहरू को कोई प्रस्ताव मिला ही नहीं था, जबकि नेहरू ने अगस्त 1955 में स्वयं स्वीकार किया था कि उन्हें यूएनएससी सीट का अनौपचारिक प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि एक महीने के बाद उन्होंने अपने ही बयान का खंडन कर दिया और कहा यूएनएससी सीट का कोई औपचारिक या अनौपचारिक प्रस्ताव ही नहीं आया है। अब यहाँ पे ना ये जानना इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे सच कौन बोल रहा है। क्या प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत के संविधान के तहत शपथ लेने के बाद भी संसद के पटल पर झूठ बोल दिया था, या स्वयं को स्वतंत्र मीडिया कहने वाली द हिंदू वो झूठी है जो फर्जी प्रचार का सहारा ले रही है? 2019 में भारत चाहता था कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन भारत के इस निर्णय के विरुद्ध चीन ने वीटो पावर खेल दी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राहुल गांधी ने घर में पॉलिटिक्स शुरू कर दी और भाजपा को और भाजपा की विदेश नीति पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नंबर के कमजोर प्रधानमंत्री हैं। अब राहुल गांधी को उत्तर देने के लिए भाजपा के तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मीडिया के सामने आते हैं और कांग्रेस पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि भारत अभी भी गांधी परिवार द्वारा की गई गलतियों को झेल रहा है। चीन को यूएनएससी में जगह दिलाने वाला कौन था? वो नेहरू जी थे, और नेहरू जी राहुल गांधी के परिवार के सदस्य थे, तो उन्हीं के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो राहुल गांधी हमें काहे दोष दे रहे हैं भाई? कानून मंत्री ने पूछा, क्या मसूद अजहर जैसे क्रूर हत्यारे और वैश्विक आतंकवादी के मामले में भी कांग्रेस का कोई अलग नजरिया होगा क्या हमारे से? फिर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जवाहरलाल नेहरू पर ही आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए नेहरू ने भारत के बजाय चीन का पक्ष लिया था। अब भुगतो। और वो कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहां तो चीन चुग गया खेत भाई साहब। तो ये सब बातें पुरानी हो गई। अब नजर डालते हैं कि अभी हाल में पिछले 10 सालों में क्या क्या प्रयास हुए हैं और क्या उन प्रयासों से कोई सार्थक परिणाम निकल रहा है या नहीं, और आगे की संभावनाएं क्या क्या हैं, जानते हैं अगले चैप्टर में। देखिए, भारत का यूएनएससी में परमानेंट सीट का इतिहास अभी हमने देखा है, पर अब जानते हैं कि भारत पिछले 10 वर्षों में इस सीट को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कर रहा है। साल था 2014। ना ही केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रहा था, और वहीं पर भारत ने नरेंद्र मोदी को अपना 14वां प्रधानमंत्री चुन लिया था। और इसी समय से भारत की सरकार यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने दावे को पुश कर रही है। भारत में नई नई बनी सरकार को इतनी समझ थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना दावा पेश करने से पहले उसे क्षेत्रीय शक्ति बनना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2 नीतियों पर खास फोकस किया, एक्ट ईस्ट
और नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पहले पड़ोसी, ये नीति आवश्यक थी भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण के लिए, विशेष तौर पर चीन और पाकिस्तान जिनके साथ सीमा विवाद चल रहा था। इस नीति के दम पर जो दबाव चीन भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों पर डाल रहा था ना, वो डाइल्यूट होने लगा। दूसरी नीति थी एक्ट ईस्ट नीति। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपना ध्यान साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर रखा था और इस पॉलिसी का उद्देश्य भारत को विश्व में एक विकल्प के रूप में खड़ा करने का था। रेखांकित करने वाली बात यह है कि ये नीतियां कोई साधारण नीतियां नहीं थी, एग्रेसिव नीतियां थी। भारत की विदेश नीति में ये एक नई पहल थी, जिसका अर्थ ये था कि अब राजनीतिक विवाद होने वाला था, और हुआ भी यही, क्योंकि नेहरू की विदेश नीतियों को अब साइडलाइन किया जा रहा था भारत में। परंतु सत्य भी यही था कि नेहरू की नीतियां आज के भारत में किसी काम की नहीं थी। परंतु विपक्ष के द्वारा ना विवाद करके भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि पब्लिक का सेंटिमेंट सरकार के साथ था और ऐसी फेवरेबल कंडीशंस में अंततः भारत ने नींव रख दी एक परमानेंट यूएनएससी सीट की दावेदारी के लिए। इसका सबूत सबने तब देखा जब पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएन को एक प्रपोजल भेजा और 21 जून 2015 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। और इसके बाद 2015 के बाद से ही मोदी जहां भी जाते, जिस भी देश में जाते, अपने भाषण में ये बात अवश्य कहते कि भारत एक दावेदार है यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा? आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? और बात केवल दावेदारी की नहीं होती थी, बल्कि यूएन के भीतर रिफॉर्म्स की भी होती थी। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। और यूएन में यही रिफॉर्म्स उसके बाद G4 देशों ने भी मांगे। इन सब प्रयासों के बाद चीजें खुलने लगती हैं। 6 अप्रैल 2017 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कहते हैं कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनकर रहेगा, और अगले ही महीने यानी कि मई में टर्की के प्रधानमंत्री भारत की इस मांग का सपोर्ट कर देते हैं। अगस्त 2018 में श्रीलंका भारत का यूएनएससी की सीट देने की मांग का सपोर्ट करता है। 2019 में फ्रांस की ओर से सपोर्ट आने लगता है और इसके कुछ दिन बाद जर्मनी भी सपोर्ट कर देता है। 2020 में यूएन में वोटिंग होती है इस बात पर कि क्या भारत को यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनाया जाए या नहीं। भारत 192 में से 184, 192 में से 184 देशों के वोट पाता है। अध्यक्ष महोदय, जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं, जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? और तब से लेकर अब तक भारत का सपोर्ट इस बात पर बढ़ा ही है विश्व में। सरकार ने इस मुद्दे को पुश किया है, परंतु चीन जैसे चुनौतियां भारत के लिए अभी भी हैं। पर भारत इतना प्रयास एक यूएनएससी परमानेंट सीट के लिए आखिर क्यों कर रहा है? क्या महत्व है इस सीट का, वो आगे देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट, आखिर ऐसा क्या मुख्य है इस सीट में कि भारत अब इसको ना किसी भी कीमत पर ले लेना चाहता है? यूनाइटेड नेशंस के बेसिकली 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत आखिरी बार वर्ष 2021-22 में अस्थायी सदस्य बना था। देखिए, हर चीज के कुछ लाभ और कुछ हानि होती है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट के केवल लाभ ही लाभ हैं, हानि है ही नहीं। लेकिन इसके ना होने के बहुत सारे नुकसान है भाई साहब। कैसे हैं? तो भाई उसके लिए वीटो पावर क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले वही समझते हैं। तो वीटो पावर ये एक खास किस्म की पावर है जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 27 के अंतर्गत केवल परमानेंट मेंबर्स के पास होती है। अब ये पावर चीन के पास भी है, जिसे वो अभी तक 16 बार इस्तेमाल कर चुका है। चीन कई बार वीटो का इस्तेमाल ना पाकिस्तान और उसके आतंकियों को बचाने के लिए कर चुका है, जैसा उसने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाते हुए कर दिया था, जो कि 26/11 के अटैक्स का ना मुख्य आरोपी था। चीन, जिसे स्वयं भले ही सीट भारत की मेहरबानी से मिली हो, लेकिन अब वही है जो भारत का सबसे बड़ा विरोधी हो चुका है, जैसा उसने हाल में एक बार फिर से दिखाया भी। अभी हाल ही में भारत का नाम एक बार फिर से परमानेंट सीट के लिए पुश किया गया। 5 में से 4 देश, अमेरिका,
रूस, फ्रांस और यूके ये सब ना रेडी भी थे भारत को ये वाली सीट देने के लिए, लेकिन चीन ने एक बार फिर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके भारत के सामने चुनौती खड़ी कर दी। अब प्रश्न आएगा, भाई चीन ऐसा क्यों कर रहा है? तो भाई इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन नहीं चाहता कि जो प्रिविलेज उसके पास है वो किसी और एशियन कंट्री के पास हो। तो भाई बार बार चीन इसी तरीके की भांजी मार देता है। फिर आपने ना कई बार देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस भारत में मानवाधिकारों के लिए चिंता व्यक्त करता है और यहाँ की माइनॉरिटीज जैसे मुस्लिम, सिख और ईसाई ऐसी कम्युनिटीज के लिए चिंता व्यक्त करता रहता है। और इसके अलावा SC/ST लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को भी यूनाइटेड नेशंस रोकना चाहता है। और ये सब ना एक एजेंडा के अंतर्गत होता है। ऐसा नहीं है कि अंदर से कुछ उनका जाग जाता है और वो फिर भारत का विरोध करने लगते हैं। नहीं, एक एजेंडा होता है जो अभी मैं क्लियर भी करता हूं। क्या आपने यूनाइटेड नेशंस को कभी तिब्बत के लोगों के बारे में कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनके साथ कैसा भेदभाव हो रहा है, इसके बारे में बात करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। आपने ये भी नहीं देखा होगा कि कैसे हांगकांग में वहां के लोगों के साथ चीन अन्याय कर रहा है। पर भारत के मुसलमानों के लिए भाई साहब यूनाइटेड नेशन बहुत चिंतित है। अब चलो, भारत के मुसलमानों के बारे में यूएन इतनी चिंता करता है तो भाई चीन के यूगर मुसलमानों के बारे में भी तो कुछ बोलना चाहिए, पर नहीं, उनके बारे में चुप रहते हैं। कभी ना बिना प्रेजुडिस के भारत के मुसलमानों और चीन के यूगर मुसलमानों की कंडीशंस का कंपैरिजन करना। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि यूनाइटेड नेशन को किसकी चिंता करनी चाहिए और किसकी नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यूनाइटेड नेशन भारत के साथ सौतेला और चीन के साथ सगे बेटे वाला व्यवहार क्यों कर रही है? तो भाई उत्तर बहुत ही सिंपल है। चीन यूनाइटेड नेशंस का स्थायी सदस्य है, भारत नहीं। और इसी बात को उठाते हुए भारत का तर्क प्रस्तुत करते हुए एक सभा में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी ये कहा था कि यूनाइटेड नेशंस में अब कुछ ना बदलाव आने चाहिए, क्योंकि जब ये संगठन बना था तब दुनिया में केवल 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जिसका नंबर आज 193 हो गया है। तो भाई बदलाव तो अब होने ही चाहिए। परमानेंट मेंबर बनना भारत के लिए आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि बिना परमानेंट मेंबर बने भारत को वीटो पावर नहीं मिल सकती। यदि ये वीटो पावर भारत को मिलती है तो भारत वैश्विक स्तर पर जो पॉलिटिक्स भारत के विरुद्ध हो रही है उसे एक लिमिट तक रोक सकता है। जैसे रूस यूक्रेन के मामले में वीटो यूज करके अपनी स्थिति को मजबूत बना देता है, ऐसे ही भारत भी खालिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर अपने पक्ष को और मजबूत बना सकता है। बेसिकली किसी भी रेजोल्यूशन या मैटर पर जब भी निर्णय लेना होता है तो उसके लिए 15 में से 9 सदस्यों की वोटिंग आवश्यक होती है। लेकिन यदि किसी भी परमानेंट मेंबर ने उस फैसले पर नाराजगी जता दी तो भाई वो पूरा रेजोल्यूशन या निर्णय रद्द हो जाता है। तो अब सोचिए परमानेंट मेंबर बनना कितना इंपॉर्टेंट है और परमानेंट मेंबर बनने के बाद भारत भी अपनी स्थिति वैश्विक स्तर पर कितनी मजबूत कर सकता है। अब भाई आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि भारत में ऐसी क्या मुख्य बात है जो उसे यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। तो भाई आपको ये बता दिया जाए कि भारत विश्व का इकलौता देश है जिसके संबंध ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे हैं। ये देश अमेरिका और रूस दोनों के निकट है और फिर चाहे नॉर्थ कोरिया हो और साउथ कोरिया हो, दोनों ही देशों की निकटता भारत के साथ है। तो भाई इससे आप स्वयं सोच सकते हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर कितनी शांति ला सकता है यदि भारत यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बन जाता है। तो इसके अलावा भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य जगहों पर हिंदुओं के लिए आवाज उठा सकता है, जिसको आज के समय में कोई भी नहीं उठाना चाहता। वो काम भारत कर सकता है। तो भाई यूएनएससी के नियमों और मुख्य सदस्यों में बदलाव ना केवल भारत के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए लाभप्रद है और ये बदलाव जितना शीघ्र होगा उतना भारत और विश्व के लिए अच्छा है। तो आशान्वित हूं कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा और वीडियो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाएंगे ही जाएंगे। आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई उसके लिए पेट्रियन और यूपीआई इन दोनों माध्यमों को चुन सकते हैं और दोनों ही की जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपका सपोर्ट वांछनीय है और ये जो वीडियो आपको अभी अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ना, हाँ यही वाली वीडियो, इसको भी अवश्य देखिए क्योंकि ये वीडियो आपको और अधिक जानकारी देगी। तो आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।